हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम। ओके। बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू डिसिमिलर टर्म इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो डिसिमिलर टर्म्स हों उसको हम बायनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे देख रहे हो, दो टर्म्स है ना, इसलिए बायनोमियल एक्सप्रेशन है। इसमें भी दो टर्म्स है इसलिए बायनोमियल, इसमें भी दो टर्म्स है बायनोमियल। जैसे 8 ये सिंगल टर्म है तो इसको हम मोनोमियल कहेंगे। ठीक है। ये देख रहे हो, इसमें तीन टर्म्स हैं, 3x माइनस 7y प्लस 6x स्क्वायर, तीन टर्म्स है ना, इसलिए ट्राइनोमियल है। और हम पढ़ने के वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का मतलब होता है इस पूरे चैप्टर में हम दो टर्म्स का एक्सपेंशन पढ़ेंगे। बायनोमियल मतलब दो टर्म्स का एक्सपेंशन। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दो टर्म्स का एक्सपेंशन देख रहे हो ना। तीन टर्म्स का एक्सपेंशन कैसे होगा, जैसे अगर मैं लिख दूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, या a प्लस बी प्लस सी की पावर 4। बट हम वो नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम में बायनोमियल यानी कि दो टर्म्स का एक्सपेंशन। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी की पावर 3, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके। तो समझ ही गए होगे। जैसे a प्लस बी की पावर 2 है तो इसमें तीन टर्म्स थे, एक दो और तीन। अगर इंडेक्स 3 था तो कितने टर्म्स थे, चार टर्म्स थे, चार टर्म्स। ठीक है। और अगर इंडेक्स 10 है तो कितने टर्म्स होंगे, टोटल 11 टर्म्स। जितना भी इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, बायनोमियल थ्योरम में कुछ टर्मिनोलॉजी है वो यूज होंगी। जैसे इसको बोलते हैं n फैक्टोरियल। इस नोटेशन को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, इस नोटेशन को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल। ठीक है। तो n फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। जैसे अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 3 को क्या लिखेंगे हम, 1 इंटू टू इंटू थ्री यानी कि 6। और हाँ, ये आप प्रोडक्ट कैसे भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे देखो, 3 फैक्टोरियल को मैं 1 इंटू टू इंटू थ्री लिखूँ या 3 इंटू टू इंटू वन लिखूँ, बात सेम है। जैसे 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, 24। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, कितना, 120। जीरो फैक्टोरियल वन होता है और वन फैक्टोरियल भी वन होता है। असल में चल क्या रहा है ना कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट और परमुटेशन। अरेंजमेंट को हम परमुटेशन भी कहते हैं, वो पीएनसी का चैप्टर है, उसमें देख लेंगे। तो n फैक्टोरियल यानी अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मुझे तीन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, ए बी सी को, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू टू इंटू वन, यानी कि 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। 6 तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं, देख लो। पहला अरेंजमेंट तो यही हो गया, ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर बी सी ए, फिर बी ए सी, फिर सी बी ए और सी ए बी। तो देख रहे हो, 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। और जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है, जीरो फैक्टोरियल मतलब किसी चीज को अरेंज नहीं करना। तो किसी चीज को अरेंज नहीं करने का कितना तरीका है, एक तरीका है, नहीं किया, इसलिए जीरो फैक्टोरियल वन होता है। एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा लॉजिक, दूसरा लॉजिक देखो। जैसे मैं अगर वन फैक्टोरियल लिखता हूँ तो वन फैक्टोरियल कितना होता है, वन। टू फैक्टोरियल कितना होता है, टू। थ्री फैक्टोरियल, थ्री इंटू टू इंटू वन विच इज सिक्स। फोर फैक्टोरियल, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन विच इज 24। फाइव फैक्टोरियल क्या होता है, 120। अब उल्टा देखते हैं, ये 24 कैसे आया होगा, जब 120 को 5 से डिवाइड किया गया होगा। उसी तरह से इसके ऊपर 24 के ऊपर 6 कैसे आया होगा, जब 24 को 24 को 4 से डिवाइड किया होगा। उसी तरह से ये 2 कैसे आया, जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से 2 को 2 से डिवाइड किया तो ये 1 आया होगा। उसी तरह से 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। अब यहाँ 1 फैक्टोरियल है, इससे पहले क्या लिखेंगे हम, 0 फैक्टोरियल। दैट्स वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 120 को 5 से डिवाइड करोगे तो 24, फिर 24 को 4 से, याद रखो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओनली 4 से डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह 6 को ओनली 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आया है, 2 को ओनली 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आया है, 1 को ओनली 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी 1 ही आया है। तो और देखो यहाँ से एक एक घट के लिख रहा है ना, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल। ओके, दैट्स व्हाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें एक चीज और होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? एनसीआर। इस एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आप आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हो? जैसे मान लो O1, O2, O3 तीन ऑब्जेक्ट है ना, इसमें से दो सेलेक्ट करना है, दो कितने तरीके से कर सकते हो सेलेक्ट? तो या तो O1 O2 कर लिया, या O1 O3, O2 O3, तीन तरीके से कर सकते हो इसमें से दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट। या इसको ऐसे भी कर सकते हो 3C2। ठीक है, और एनसीआर डिफाइंड कैसे होता है ये भी देख लो। एनसीआर जो है वो डिफाइंड होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे लिखा है अपर सफिक्स जो है उसको एज इट इज उसके फैक्टोरियल में लिख देते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं, एक तो लोअर सफिक्स का फैक्टोरियल और इसका डिफरेंस, मतलब n में से r को घटा के उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। जैसे मान लिया मैं लिखना चाहूँ 8C6, तो 8C6 क्या होता है? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और फिर इसका डिफरेंस 8 में से 6 गया 2 फैक्टोरियल। और एक चीज याद रखना, इन दोनों का जो एडिशन है, इन दोनों का एडिशन वो ऊपर होना चाहिए। देख रहे हो, n माइनस आर और ये प्लस आर जोड़ोगे तो कितना आएगा? n, तो आ रहा है ना, नीचे का एडिशन ऊपर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पे ही रुक गए, क्यों रुक गए? अच्छा ये ध्यान रखना एक चीज और, जैसे मैं ना 10 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहीं रुक गए। तो 8 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल पे क्यों रुक गया मैं? ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 इंटू 4 तो 28 आ जाएगा। इसका मतलब ये कहा गया है कि 8 में से आपको 6 सेलेक्ट करना है। तो आप कितने तरीके से 6 सेलेक्ट कर सकते हो? तो आप 6 सेलेक्ट कर सकते हो कितने तरीके से? 28 तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे मान लिया अगर ये लिखा है 12C3, तो 12C3 क्या होगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर 12 में से 3 घटा दिया तो कितना? 9 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, यहीं रुक गए, अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 9 फैक्टोरियल से। अब 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, तो 6 टू जा 12, तो कितना आ गया आंसर? 220। यानी कि 12 में से 3 को सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 12 में से 3 सेलेक्ट 220 तरीके से। आपके पास 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, O1 O2 O3 सो ऑन O12, इसमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके से 3 सेलेक्ट कर सकते हो? 220 तरीके से। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, इसकी एक प्रॉपर्टी है एनसीआर की। एनसीआर जो होता है वो इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के। ठीक है, ये रिजल्ट है। ऐसा क्यों है? जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि 8 में से आपको 2 सेलेक्ट करना है, तो 8 में से 2 सेलेक्ट करना है, ये तो इक्वल होगा ना कि 8 में से 6 रिजेक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे हमने 8 में से 6 सेलेक्ट किया, तो 8 में से 6 सेलेक्ट करने से अच्छा है 8 में से 2 रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करना भी सिलेक्शन है। जैसे मान लो मेरे हाथ में 8 ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसमें से 6 सेलेक्ट करना है, तो मैं काम करता हूँ 6 सेलेक्ट ना करूँ, 2 को रिजेक्ट कर दूं, तो मेरे हाथ में तो 6 ही बचा ना, तो 6 अपने आप सेलेक्ट हो गया। तो हमेशा याद रखना कि 8C2 और 8C6 इक्वल ही होता है। यकीन नहीं आता तो एक बार 8C2 भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो 8C2 कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, फिर 8 में से 2 घटा दो 6 फैक्टोरियल। देखा, यही आया ना सेम। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर।
लिख के देख लो। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये भी क्या होगा? एन फैक्टोरियल अपॉन में ये नीचे वाला एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर इसका डिफरेंस, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा? आर। तो आर फैक्टोरियल, दोनों सेम ही आ रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। तो अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट लिखता हूँ। फर्स्ट रिजल्ट, एन सी आर इक्वल होता है किसके? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। सेकेंड, एन सी आर को मैं लिख सकता हूँ एन सी एन माइनस आर। थर्ड, मान लिया अगर एन सी एक्स इक्वल है एन सी वाई के, तो इसका मतलब क्या होता है? दो इक्वेशन बनेंगी। एक तो ये बनेगी कि एक्स होना चाहिए वाई के इक्वल, ठीक है, और एक्स प्लस वाई होना चाहिए एन के इक्वल, ठीक है। देख रहे हो ना कि इसका और इसका एडिशन कितना है? एन है ना, जोड़ के देख लो। एन सी आर इक्वल है एन सी एन माइनस आर के, तो आर किसके इक्वल होना चाहिए? एन माइनस आर के। और इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए? ऐड करके देखो, आर प्लस एन माइनस आर कितना आ रहा है? एन आ रहा है ना। तो यही है थर्ड रिजल्ट, कि अगर एन सी एक्स है इक्वल एन सी वाई के, तो एक्स तो इक्वल होगा वाई के और एक्स प्लस वाई इक्वल होगा एन के। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, 15C9 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 15C6, दोनों सेम है ना। हाँ, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। 15 में से 9 सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो तुम 15 में से 6 रिजेक्ट कर दो, 9 अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए 15C9 इक्वल होता है 15C6 के, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, जैसे मान लिया 13C2R ये इक्वल है 13C R-1 के, तो R की वैल्यू बताओ। तो मैंने अभी बताया था कि एन सी एक्स इक्वल है एन सी वाई के, तो क्या होता है? x इक्वल्स टू वाई होता है, और x प्लस वाई, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होता है? n के इक्वल, अभी मैंने बताया था। तो इसका मतलब 2r इक्वल होगा r-1 के, और 2r प्लस r-1, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? n के, यानी कि 13 के। तो यहाँ से r कितना आया? तो 2r माइनस आर इक्वल्स टू -1, तो r कितना आ गया? माइनस। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि r तुम यहाँ -1 रख के देखो, 13C-2 ये कभी डिफाइंड ही नहीं होता। यहाँ से r निकालोगे तो 3r इक्वल्स टू 13 प्लस 1 14, तो r इक्वल्स टू 14/3, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो r की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आप r कुछ भी रखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जरा हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। मतलब NCR जो है, तो यहाँ पर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो ये डिफाइन कैसे होता है? n और r दोनों कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं दोनों? इंटीजर। फर्स्ट फर्स्ट तो ये हो गया। और n जो है ना, हमेशा बड़ा होता है किससे? r से, और इक्वल भी हो सकता है r के। जैसे मैं, देख रहे हो 2C2, तो n और r इक्वल है ना, दो में से दो सेलेक्ट करना है। कितना तरीका है? एक ही तरीका है, दोनों सेलेक्ट कर लो। या फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2, यानी कि 0 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 आ गया, ठीक है। तो n हमेशा बड़ा होना चाहिए r से, और n जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे? n कभी भी जीरो नहीं चलेगा, ठीक है, ये n कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो n शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और r जो है वो भी क्या होना चाहिए? r 0 चलेगा, तो r 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब n और r इंटीजर होने चाहिए, n बड़ा होना चाहिए r से, इक्वल भी चलेगा r के। n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा इंटीजर होना चाहिए, और r जो है वो भी बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है एनसीआर का, इस तरह से डिफाइंड है। अच्छा, कुछ बच्चे इसको स्मार्ट तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 8C3। तो 8C3 को तो आप ऐसे करोगे ना क्वेश्चन, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 में से 3 5 फैक्टोरियल। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 8
8 को 3 बार ओपन करो एक एक घटा के। कैसे? पहले तो 8 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, फिर 6। ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 6 से 6 कैंसिल, 56। 56 आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरह से मान लिया जैसे 15C9, तो 15C9 15 को 9 बार थोड़ी एक्सपेंड करोगे, तो एक काम करो 15C9 तो 15C6 होता है ना, 15C6 दोनों इक्वल है, तो 15 को 6 बार घटा दो। 15 इंटू 14 इंटू 13 12 11 कितनी बार हो गया? 5 बार इंटू में 10। अब 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे? 6 दूनी 12, 5 इंटू 4 इंटू 3 बचा ना, तो 5 दूनी 10, 4 बच गया। तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 बच गया, 3 5 जा 15। तो क्या क्या आया आंसर हमारा? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। सॉल्व कर देना, आ जाएगा आपका 15C9। 15C9 और 15C6 दोनों सेम ही होगा। जैसे अगर किसी ने कहा 18C17 कैलकुलेट करो, तुम 18C17 को एक तो फॉर्मूले से कर सकते हो ऐसे, 18 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल, फिर 18 माइनस 17 यानी कि 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 18। और एक तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 18C17 कितना होता है? 18C1 ही तो होता है, तो 18 को कितनी बार एक्सपेंड करना है? एक ही बार, तो वो 18 होगा। तो इससे एक रिजल्ट हम याद रख सकते हैं कि NC1 जो होता है वो हमेशा n होता है। ठीक है, पहला रिजल्ट NC1, ये डायरेक्टली याद रखो, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो। NC1 n होता है, दूसरा NC0 1 होता है। ठीक है, और तीसरा NCN ये भी 1 होता है। तो ये तीनों रिजल्ट याद रखने हैं। NCN को ऐसे भी लिख सकते हो, NCN क्या बताया था मैंने? n फैक्टोरियल, फिर नीचे n फैक्टोरियल, फिर नीचे n माइनस n यानी कि 0 फैक्टोरियल, कट गया तो 1 आ गया। तो याद रखना डायरेक्टली। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 5C1 कितना होगा? 5। 8C0 कितना होगा? 1। 7C7 कितना होगा? 1। ठीक है, तो जस्ट ये याद रखना, कुछ प्रॉपर्टी थी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की।